नमस्कार। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में मैं अजय कांत स्वामी सबको सुबह की नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बीएससी बीएड 4th ईयर का जूलॉजी सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आपके एक बुक लगती है, वह है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर जो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है वह है न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये मनुष्य के अंदर कितनी परसेंट मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो है 5 से 7%। 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कितने वर्ड है भाई? 1 2 3 4 5। तो 5 से 5% और न्यूक्लिक के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 7%। ये याद रखने का तरीका है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को आइसोलेटेड किसने किया था? सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था फ्रेडरिक मिसर ने। सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिक मिसर ने। और फ्रेडरिक मिसर ने आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी सेल से पृथक किया था? ये पृथक किया था भाई साहब, न्यूक्लियन ऑफ पस सेल के न्यूक्लिक ऑफ पस सेल के न्यूक्लियस से इसे पृथक किया था और उसी के नाम के आधार पर इसे नाम दिया था न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। लेकिन बाद में अल्टमान ने इसका नाम क्या दे दिया था? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के ये तो थी खोजकर्ता के बारे में बात, किसने इसका नाम दिया उसके बारे में बात। अब हम थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के नाम से ही हमारे दिमाग में दो बातें चलती है। न्यूक्लिक एसिड एक डीएनए होता है और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए ये नाम क्यों पड़ा है ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से पाए जाते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेस होता है, दूसरी शुगर होती है और तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? फॉस्फेट होता है। 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बेस, फिर शुगर और फॉस्फेट, ये 3 कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो शुगर की बात कर रहे हैं और इसके अंदर शुगर जो होती है वो एक मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के अंदर होती है पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, पेंटोज का अर्थ होता है 5, यानी कि 5 कार्बन युक्त ये एक शुगर होती है। और इस 5 कार्बन युक्त शुगर की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में हमें
OH यहाँ पर OH H H OH H OH। अब देखिएगा इसके अंदर ये शुगर है, इसका 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4 और 5, यानी कि इसका 5वां कार्बन है वो साइकिल से बाहर होता है। इसका जो 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन के ऊपर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ है ये कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? ये राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर होती है आरएनए के अंदर। राइबोज शुगर किसके अंदर होती है? आरएनए के अंदर। अब हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए के अंदर शुगर कौन सी होती है? डीएनए के अंदर शुगर होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सी का अर्थ क्या होता है? एक ऑक्सीजन 2 नंबर कार्बन परमाणु से डिलीट हो जाता है और शुगर बन जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ध्यान रखने का तरीका क्या हो गया? डिलीट हो गया। क्या डिलीट हो गया? ऑक्सीजन। किससे डिलीट हो गया? राइबोज शुगर से। यदि हम इसका पहला अक्षर लेते हैं तो डी, इसका पहला अक्षर ऑक्सी राइबोज, नाम क्या बन गया? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इस आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। अर्थात इसके 2 नंबर कार्बन परमाणु से एक ऑक्सीजन क्या होता है? डिलीट हो जाता है। ये तो बात थी शुगर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो बेस होता है और दूसरी, पहला बेस, दूसरी शुगर और दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट। तीसरा होता है फॉस्फेट। बेस, शुगर और फॉस्फेट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेस की बात करेंगे। बेस जो होता है ये नाइट्रोजन युक्त होता है। नाइट्रोजन युक्त अर्थात नाइट्रोजन युक्त एक बेस होता है जो किसी भी न्यूक्लिक एसिड को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। अब बेस की बात करते हैं। बेस चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बेस मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर बेस कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। न्यूक्लिक एसिड बेस। एक तो बेस होता है भाई प्यूरिन और दूसरा कौन सा होता है? पायरीमिडीन। पायरीमिडीन, एक प्यूरिन और दूसरा पायरीमिडीन। प्यूरिन नाम छोटा है लेकिन काम बड़े हैं। पायरीमिडीन नाम बड़ा है लेकिन काम छोटे हैं। अर्थात ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम छोटा बड़ा काम। इसका रीज़न ये है कि जो प्यूरिन होता है ये बाईसाइक्लिक होता है। कैसा होता है भाई? बाईसाइक्लिक। और पिरिमिडीन जो होता है वो क्या होता है? मोनोसाइक्लिक। पिरिमिडीन मोनोसाइक्लिक होते हैं और प्यूरिन कितने होते हैं? बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में देख लो, हम देखते हैं।
सही है, देख लें थोड़ा सा। इसको बाईसाइक्लिक, एक नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर से हम काउंटिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और इधर से काउंटिंग करेंगे क्लॉकवाइज। 7, 8 और 9। अर्थात प्यूरिन के अंदर कितने मेंबर होते हैं? प्यूरिन के अंदर मेंबर होते हैं 9। यदि हम बात करते हैं पिरिमिडिन की बात करते हैं तो पिरिमिडिन जो होता है वो मोनोसाइक्लिक होता है और मोनोसाइक्लिक के अंदर मेंबर होते हैं 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6। अर्थात ये जो होता है ये मोनोसाइक्लिक होता है और इसके मेंबर होते हैं 6 और इसमें मेंबर होते हैं 9। प्यूरिन के अंदर 9 मेंबर है और प्यूरिन कितने होते हैं? प्यूरिन होते हैं 2। प्यूरिन कितने होते हैं? 2 प्रकार के प्यूरिन होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है एडेनाइन या एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन या ग्वानाइन। अब देखिएगा जो एडेनिन और ग्वानिन, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये है ग्वानाइन, 9 मेंबर। एडेनाइन 9 मेंबर, ग्वानाइन 9 मेंबर। अर्थात इसके वल्ले में कितने मेंबर्स पाए जाते हैं? 9 मेंबर्स पाए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है और 9। जबकि ये पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन की बात बाद में करेंगे। प्यूरिन के अंदर 9 मेंबर है, 9 मेंबर के आधार पर इसे एडेनिन कहा जाता है और ग्वानाइन कहा जाता है। ठीक है, एडेनिन और ग्वानाइन कहा जाता है। अब हम एडेनाइन और ग्वानाइन की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें देखना है इसके सर को देखना है, इसके हेड को देखना है। इसके हेड पर कितने नंबर कार्बन है? अभी 6 नंबर कार्बन है। और पाइरिमिडिन की बात करते हैं तो इसके हेड पर कितने नंबर कार्बन है? 4 नंबर कार्बन है। तो ये नाम छोटा छक्का लगाता है, काम बड़े करता है। नाम बड़ा काम छोटे करते हैं, केवल चौका ही लगाता है। तो इसके हेड के ऊपर 6 नंबर कार्बन है और इस 6 नंबर कार्बन से हम क्या जोड़ देते हैं? यहाँ पर NH2। NH2 यहाँ पर जुड़ते ही ये बन गया है एडेनाइन। क्या बन गया अभी? एडेनाइन। और दूसरी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तीन, 4, 5, 6, 7, 8 है और 9। दूसरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर 6 को हटाकर जो 6 नंबर हेड है इसके ऊपर एमीन की जगह क्या लगा देते हैं? ऑक्सीसुम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑक्सीसुम। ऑक्सो ग्वानो और ग्वानो से क्या बन गया है? ग्वानिन। तो ये स्ट्रक्चर है ग्वानिन की और ये स्ट्रक्चर है एडेनिन की। यदि हम इसकी नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर एमीन समूह कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है भाई? यहाँ पर एमीन समूह है 6 नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो 6 एमाइनो
6 एमाइनो, नाम क्या हो गया, किस पे जुड़ा है, प्यूरिन पर, 6 एमाइनो प्यूरिन। और यहाँ पर 6 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, ऑक्सीस में जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 6 ऑक्सी प्यूरिन। ये क्या हो गया, 6 ऑक्सी प्यूरिन। ये स्ट्रक्चर थी प्यूरिन की, एडेनिन और ग्वानिन की। हम दूसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है पायरीमिडीन। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, पायरीमिडीन। पायरीमिडीन कितने होते हैं, इसका अगर हम देखते हैं कि पायरीमिडीन जो होता है वो मोनोसाइक्लिक होता है। कैसा होता है पायरीमिडीन, मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक है। इसके अंदर जो मेंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और काउंटिंग हमेशा अंश से करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर होते हैं। अब पिरिमिडीन होते हैं। पिरिमिडीन होते कौन कौन से हैं, यदि ये हम देखना चाहते हैं तो देखिएगा, इधर है ये बाईसाइक्लिक और ये है मोनोसाइक्लिक। लेकिन ये जो वल्ले है पायरीमिडीन की, ये प्यूरिन की वल्ले के समान ही है। अर्थात प्यूरिन से एक वल्ले कट हो जाती है। प्यूरिन से क्या हो जाती है, एक वल्ले इसकी कट हो जाती है। क्या हो जाती है अभी, प्यूरिन से एक वल्ले हो जाती है कट, CUT, कट हो जाती है। सी से क्या बनता है, सी से बन जाएगा साइटोसिन। यू से क्या बन जाएगा, यू से बन जाएगा यूरेसाइल। और टी से क्या बन जाएगा, थाइमीन। टी से क्या बन जाएगा, थाइमीन। अर्थात जो पायरीमिडीन होते हैं वो 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसाइल और थाइमीन। साइटोसिन, यूरेसाइल और थाइमीन। साइटोसिन और थाइमिन ये पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, और यूरेसाइल जो है नाइट्रोजन बेस वो पाया जाता है आरएनए के अंदर। यही अंतर होता है इसके अंदर। अब यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करते हैं कि पायरीमिडीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पायरीमिडीन की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पायरीमिडीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इस आधार पर हम देखेंगे कि पायरीमिडीन की स्ट्रक्चर है क्या। पायरीमिडीन होते हैं 3। पायरीमिडीन 3 होते हैं, पायरीमिडीन 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पायरीमिडीन हमने बनाया था प्यूरिन के कट से बनाया था। किससे बनाया था, प्यूरिन के कट से। सी से बन गया साइटोसिन, ये बन गया यूरेसाइल, और ये क्या बन गया, थाइमीन। अब यदि हम तीनों की स्ट्रक्चर देखते हैं कि तीनों की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, तीनों की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। हमें पता है कि जो पायरीमिडीन होते हैं वो मोनोसाइक्लिक होते हैं, यानी कि एक वल्ले वाले ही होते हैं। मोनोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक एन इसका भी मोनोसाइक्लिक बना लो। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके वल्ले में कितने मेंबर होते हैं, इसकी वल्ले में होते हैं 6 मेंबर। 6 मेंबर। अब स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर तीनों ही पायरीमिडीन है, स्ट्रक्चर मोनोसाइक्लिक है, और मोनोसाइक्लिक है तो इसके 2 नंबर कार्बन पर क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन ग्रुप। 2 नंबर कार्बन पर क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन।
2 नंबर कार्बन पे क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन। जैसे ही हमने 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन जोड़ा तो स्ट्रक्चर सबकी क्या हो गई है? लगभग यहाँ पर समान दिखाई दे रही है, लेकिन नाम के आधार पर यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने प्यूरिन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर इसके हेड के ऊपर देखा था कि 6 नंबर कार्बन था। 6 नंबर कार्बन से क्या जोड़ा था? अभी एमीन जोड़ा था, तो सबसे पहले इसमें भी क्या जोड़ दो? एमीन जोड़ दो। और यहाँ से एमिनो समूह जुड़ते ही ये क्या बन गई है? साइटोसिन। अब देखिएगा दूसरी बात, हमने प्यूरिन के अंदर देखा था ग्वानो के अंदर ग्वानो ओ, यानी कि यहाँ पर हमने क्या जोड़ा था? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ते ही 4 नंबर कार्बन परमाणु के ऊपर ये क्या बन जाता है? यूरेसाइल बन जाता है। और इसी के अंदर भी इसका यानी कि यूरेसाइल का एनालॉग क्या होता है? इसका एनालॉग होता है थायमीन होता है, लेकिन इसके ऊपर भी ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा इसके अंदर एक ग्रुप और होता है, और वह ग्रुप होता है मैथिल ग्रुप, CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, तो मैथिल ग्रुप इसके अंदर होता है। अब देखिएगा साइटोसिन, यूरेसाइल और थायमीन। जो यूरेसाइल होता है ये आरएनए के अंदर होता है। यूरेसाइल जो होता है वो आरएनए के अंदर होता है। ये थायमीन जो होता है ये किसके अंदर होता है? ये होता है डीएनए के अंदर। अब देखिएगा, अब हम पूछ लेते हैं कि सर ये थायमीन के ऊपर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इसका रीज़न क्या है? मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इसका रीज़न ये है भाई कि जहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ते ही इसमें क्या कम हो जाता है? स्टेबिलिटी बढ़ते इसमें कम क्या होता है? OH में कम हो जाता है। इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। यानी कि OH जिसमें ज़्यादा होगा वह ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सॉरी, मैथिल ग्रुप जिसमें जुड़ता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? ये तो केमिस्ट्री का पर्सन है कि इलेक्ट्रॉन मरी प्रभाव है या इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट इस पे लगता है, भी ये तो केमिस्ट्री का मामला है। तो मैथिल ग्रुप जोड़ते ही थायमीन क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये थे प्यूरिन और पाइरिमिडिन। दोबारा से देख लो इसको। साइटोसिन स्ट्रक्चर लगभग सेम है, ऊपर इसके जुड़ा है एमिन ग्रुप, इसके ऊपर जुड़ा है ऑक्सो ग्रुप, और थायमीन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप के साथ साथ क्या जुड़ा है? मेथिल ग्रुप भी जुड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अब देखिएगा न्यूक्लियोटाइड, हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट, बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिएगा BSP, यदि आप पॉलिटिकल में रुचि रखते हो तो आपने BSP नाम जरूर सुना होगा कि ये जो BSP जो होती है एक यूपी के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है। किसी पार्टी है? पॉलिटिकल पार्टी BSP, अर्थात BSP बेस, शुगर, पेंटोज, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर हम इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर शब्द है P पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल में आजकल रुचि कौन रखना चाहता है? बहुत कम लोग होंगे जो पॉलिटिक्स में रुचि रखना चाहते हैं। अर्थात मैं इस P को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचता है? B और S। यहाँ पर क्या बच जाता है? B और S। तो B का अर्थ होता है बेस और S का अर्थ होता है शुगर। B का अर्थ होता है बेस और S का अर्थ होता है शुगर। यानी कि ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर B और S, बेस और शुगर, 2 ही पार्ट पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम?
न्यूक्लियोसाइड, और जिसके अंदर ये तीनों पार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं हमें, न्यूक्लियोटाइड। अब जो डीएनए या आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए ये क्या होते हैं, मैक्रो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैक्रो कंपोनेंट। ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जो मैक्रो कंपोनेंट होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से जुड़ने से, इकाइयों के मिलने से बना होता है। तो ये भी एक मैक्रो कंपोनेंट है और छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होगा। तो जो इकाइयाँ होती है, पॉलीमर्स होता है। ये पॉलीमर किसका होता है, ये पॉलीमर होता है, वो होता है न्यूक्लियोटाइड का। किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का। अर्थात जो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए ये पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पार्टी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, बीएसपी, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बीएसपी। और इसका प्रतिरूप एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या पाया जाता है, केवल और केवल दो ही कंपोनेंट पाए जाते हैं, बेस और शुगर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। हमने देखा है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस भी पाया जाता है, प्लस शुगर भी पाई जाती है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या पाया जाता है, बेस और शुगर। अर्थात यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमने क्या जोड़ दिया है, फॉस्फेट ग्रुप। क्या जोड़ दिया है, फॉस्फेट। अर्थात जैसे ही न्यूक्लियोसाइड के अंदर कोई फॉस्फेट जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है।